सामने भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कई दिलचस्प स्रोत हैं। जुलाई से सितंबर 2025 की रिपोर्ट्स हैं, कुछ सरकारी दस्तावेज भी हैं और हाँ, अलग-अलग एजेंसियों के आर्थिक अनुमान भी। हाँ, काफी कुछ है देखने को। बिल्कुल। और हमारा काम है इन सब में से सबसे अहम जानकारी, मतलब जो काम की बातें हैं वो निकालना। ये उन सब के लिए है जो अर्थव्यवस्था की ताज़ा तस्वीर को बारीकी से समझना चाहते हैं, पर आसान भाषा में, बिना आंकड़ों के जंजाल में फंसे। हाँ, क्योंकि आंकड़े तो बहुत हैं। हुई तो फिर चलिए खोलते हैं इस जानकारी के पिटारे को। आज हम यूपीआई की जो तूफानी रफ्तार है उस पर बात करेंगे, जीएसटी में कुछ नए बदलाव हुए हैं उन पर भी, विकास दर के जो अलग-अलग अनुमान आ रहे हैं और भी कई खास बातें अर्थव्यवस्था से जुड़ी। तो शुरुआत करते हैं यूपीआई से। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आजकल तो ये क्या कहते हैं, बटुए से ज्यादा जरूरी हो गया है। स्रोत बता रहे हैं कि वित्त मंत्री का अनुमान है कि 2025 तक यूपीआई से रोजाना 20 अरब से भी ज्यादा लेन देन होंगे। ये आंकड़ा तो सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। बिल्कुल, और हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ अनुमान नहीं लग रहा अब। अगर हम जुलाई-अगस्त 2025 के आंकड़े देखें तो असल में 20.1 अरब लेन देन हुए भी। अच्छा, हो भी गए? हाँ, और इनकी कुल कीमत थी करीब 21 ट्रिलियन रुपए। ये बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और सिर्फ जुलाई में ही लेन देन की गिनती में, मतलब वॉल्यूम में 34% का उछाल आया। 34%? एक महीने में। हाँ। और इसमें फोन पे, जैसा कि आंकड़े बताते हैं, सबसे आगे रहा। लगभग 645 मिलियन लेन देन संभाले उन्होंने। तो ये साफ दिखाता है कि लोग कितनी तेजी से डिजिटल भुगतान अपना रहे हैं। ये तो हुई देश की बात, लेकिन एक चीज जो मुझे इन स्रोतों में खास लगी वो ये कि यूपीआई अब सिर्फ भारत में नहीं है, इसका अंतर्राष्ट्रीय सफर शुरू हो गया है। यूएई, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका, और अब सुनने में आया कि साइप्रस के एनबीजी पे से भी जुड़ा है। ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम का फैलना है या कुछ और मायने हैं इसके? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई आपने। ये सिर्फ पेमेंट सिस्टम का विस्तार नहीं है। ये दिखाता है कि यूपीआई अब सिर्फ एक घरेलू सुविधा नहीं रही, बल्कि ये भारत की सॉफ्ट पावर का और एक तरह से तकनीकी कूटनीति का जरिया बन रही है। अच्छा। जिस तेजी से दूसरे देश इसे अपना रहे हैं वो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से कहीं ज्यादा तेज है। ये वैश्विक मंच पर भारत की तकनीकी काबिलियत दिखाता है और वित्तीय समावेशन, मतलब सबको वित्तीय सेवाओं से जोड़ने की जो प्रतिबद्धता है, उसका भी एक ठोस सबूत है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत दुनिया के लिए डिजिटल समाधान बना रहा है। और शायद इसी बढ़ते भरोसे और क्षमता का नतीजा है कि एनपीसीआई, मतलब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, उसने 15 सितंबर 2025 से यूपीआई लेन देन की सीमाएं भी बढ़ा दी हैं। व्यक्ति से व्यक्ति, मतलब P2P के लिए रोज की सीमा 5 लाख रुपए और व्यक्ति से व्यापारी P2M के लिए 10 लाख रुपए। ये तो काफी बड़ी छलांग है यार। पहले तो हम सोचते थे चलो छोटी मोटी खरीदारी कर ली यूपीआई से। सही कहा। ये सीमाएं यही बताती हैं कि सिस्टम अब कितना परिपक्व, कितना मैच्योर और मजबूत हो गया है। इससे सिर्फ बड़े लेन देन आसान नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए कार खरीदनी है या प्रॉपर्टी का बयाना देना है, बल्कि ये यूपीआई पर लोगों के बढ़ते विश्वास का भी प्रतीक है। जब सिस्टम इतने बड़े वॉल्यूम और इतनी बड़ी वैल्यू को संभालने लायक हो जाता है, तभी सीमाएं बढ़ाई जाती हैं। हालांकि जैसा स्रोतों में बताया गया है, कुछ जरूरी सेवाएं हैं, जैसे अस्पताल, शिक्षा, लोन, बीमा, म्यूचुअल फंड, इनके लिए शायद ये सीमाएं लागू ना हो, ताकि उनमें कोई रुकावट ना आए। अच्छा, मतलब कुछ अपवाद रखे गए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसका एक मतलब ये भी हुआ कि अब छोटे शहरों और गांवों में भी, जहां शायद बैंक ब्रांच उतनी नजदीक ना हो, लोग बड़े डिजिटल लेनदेन ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। निश्चित तौर पर ये वित्तीय समावेशन को और गहरा करेगा। भारत वाकई रियल टाइम डिजिटल भुगतान में दुनिया में सबसे आगे निकल गया है, और ये बढ़ी हुई सीमाएं उसी लीडरशिप को और मजबूत करती हैं। चलिए, यूपीआई के जबरदस्त कामयाबी के बाद अब अर्थव्यवस्था के एक और थोड़े पेचीदा लेकिन बेहद अहम हिस्से पर आते हैं, माल और सेवा कर, जीएसटी। 2 सितंबर 2025 को दिल्ली में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी और उसके कुछ फैसले 22 सितंबर से लागू भी हो गए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उन चीजों की हो रही है जिन पर पहले टैक्स नहीं था, अब 5% लग गया है, जैसे पैक्ड दही, पनीर, लस्सी, शहद और वो बिना ब्रांड वाले पैक्ड अनाज। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है?
ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं। हाँ, ये हमेशा एक मुश्किल फैसला होता है। देखिए, एक तरफ तो सरकार का लक्ष्य होता है टैक्स का दायरा बढ़ाना, राजस्व इकट्ठा करना। दूसरी तरफ जब रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर टैक्स लगता है तो आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ सकता है, जी, खासकर जब महंगाई पहले से ही ज्यादा हो। सही बात है। स्रोतों के अनुसार इसमें यही सब है, पैक्ड दही, पनीर, लस्सी, शहद और बिना ब्रांड वाले अनाज जैसे आटा, चावल, दालें जब वो पैक्ड हों। जी, साथ ही अस्पताल के जो कमरे हैं, अगर उनका किराया 5,000 रुपये रोजाना से ज्यादा है तो उस पर भी 5% जीएसटी लगा दिया गया है। तो इसका असर तो महसूस होगा ही। और सिर्फ यही नहीं, 12% और 18% वाले स्लैब में भी काफी फेरबदल हुआ है लगता है। जैसे प्रिंटिंग स्याही, एलईडी लैंप, सोलर वाटर हीटर, ये सब 18% में चले गए। प्रिंटर, मॉनिटर, टीवी, मोबाइल, चमड़े का सामान, ये भी 18% में। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या इससे चीजें महंगी होंगी या सस्ती? कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मकसद है स्लैब रेशनलाइजेशन, मतलब कर की जो अलग अलग दरें हैं उनको सरल और तर्कसंगत बनाना। कोशिश ये रहती है कि मिलती जुलती चीजों पर एक जैसा टैक्स लगे और बहुत सारे अलग अलग स्लैब न रहें, जिससे कंफ्यूजन कम हो। अच्छा, तो हाँ, कुछ चीजें शायद महंगी हो सकती हैं जो निचले स्लैब से ऊपर 18% में आई हैं, और कुछ शायद थोड़ी सस्ती हो जाए अगर वो पहले 28% वाले स्लैब में थीं और अब नीचे आई हों। हालांकि जो लग्जरी आइटम है जैसे 350 सीसी से ज्यादा की बाइक, महंगी कारें, तंबाकू, सीमेंट, एसी वगैरह, वो अभी भी 28% और उससे ऊपर वाले स्लैब में ही रखे गए हैं। सूची तो काफी लंबी है, पर मुख्य विचार टैक्स प्रणाली को आसान बनाना है। और इसी सरलीकरण की बात करते हुए एक और खबर है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह गॉम बना था। उन्होंने एक सुझाव दिया है कि 12% और 18% स्लैब को मिला ही दिया जाए और एक ही 18% का स्टैंडर्ड स्लैब बना दिया जाए। क्या ये एक अच्छा कदम होगा? इसके दोनों पहलू देखने होंगे। एक तरफ हाँ, ये जीएसटी को और सरल बना देगा, स्लैब कम हो जाएंगे तो शायद हिसाब किताब रखना आसान हो। लेकिन दूसरी तरफ जो चीजें अभी 12% में हैं, वो सीधी 18% में चली जाएंगी। हाँ, ये तो है। तो वो चीजें महंगी हो सकती हैं। इसका असर देखना होगा कि किन चीजों पर ज्यादा पड़ता है और उसका आम लोगों पर क्या प्रभाव होता है। ये एक संतुलन बनाने वाली बात है, सरलता बनाम सामर्थ्य, मतलब सिंप्लिसिटी वर्सेस अफोर्डेबिलिटी। हाँ, ये बात तो है। और एक मुद्दा जो हमेशा उठता है, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना। स्रोत बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सरकार को सालाना करीब 9,700 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, और शायद यही मुख्य वजह है कि ये फैसला लेना इतना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डीजल पर अभी केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से काफी ज्यादा टैक्स लगाती हैं, एक्साइज ड्यूटी, वैट वगैरह। जीएसटी में लाने से अगर वो उच्चतम स्लैब में भी आते हैं तो भी शायद मौजूदा टैक्स से कम ही होगा। इससे कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे आम लोगों और उद्योगों को राहत मिलेगी, लेकिन सरकारों के खजाने पर, जैसा आपने कहा, बड़ा असर पड़ेगा। तो ये एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक दांवपेच है। तो कुल मिलाकर जीएसटी में ये जो सारे बदलाव हो रहे हैं, ये क्या दिखाते हैं? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? ये दिखाते हैं कि जीएसटी अभी भी जिसे कहते हैं वॉक इन प्रोग्रेस है। वो जो मूल लक्ष्य था, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, उसे पूरी तरह हासिल करने के लिए लगातार समायोजन, मतलब एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि सिस्टम सरल हो, टैक्स चोरी रुके और सरकार का राजस्व भी बढ़े। लेकिन इसका असली असर क्या होता है? क्या महंगाई काबू में आती है? क्या कारोबार करना वाकई आसान होता है? क्या सरकारी खजाना भरता है? ये सब देखने में अभी और समय लगेगा। ठीक है, चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की पूरी सेहत पर नजर डालते हैं, जिसे अक्सर जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के विकास दर से मापा जाता है। यहाँ तो अलग अलग एजेंसियों के अनुमानों में थोड़ा फर्क दिख रहा है। एशियाई विकास बैंक एडीबी कह रहा है 6.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ थोड़ा ज्यादा आशावादी है, उन्होंने अपना अनुमान बढ़ाकर 6.4% कर दिया। उधर फिच रेटिंग्स ने अपना अनुमान थोड़ा घटा दिया, 6.3% कर दिया। डिलॉयट इंडिया 6.7% कह रहा है और एसएनपी ग्लोबल व एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट वो इसे 6.8% के आसपास आंक रही हैं। इन अलग अलग नंबरों का क्या मतलब निकालें हम? देखिए, अनुमानों में थोड़ा बहुत अंतर आना तो स्वाभाविक है। हर एजेंसी का अपना तरीका होता है, अपने मॉडल होते हैं जिनसे वो गणना करते हैं। लेकिन जो बात लगभग सभी कह रहे हैं और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है,
वो ये कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। ये कॉमन पॉइंट है। हाँ, जब दुनिया भर में मंदी की आहट सुनाई दे रही है या ग्रोथ धीमी हो रही है, तब भारत के लिए 6% से ऊपर की ग्रोथ का अनुमान आना ये अपने आप में एक मजबूत संकेत है। लेकिन इन रिपोर्ट्स में कुछ चेतावनियां भी हैं, जैसे वैश्विक मंदी का खतरा, खाने पीने की चीजों की महंगाई और सख्त मौद्रिक नीतियां, मतलब ब्याज दरें वगैरह। ये कितनी गंभीर चिंताएं हैं? ये बहुत गंभीर चिंताएं हैं और एडीबी और डिलॉयट की रिपोर्ट्स खास तौर पर इनका जिक्र करती भी हैं। देखिए, भारत दुनिया से अलग थलग तो रह नहीं सकता। अगर अमेरिका या यूरोप में मंदी आती है तो उसका असर हमारे निर्यात पर पड़ेगा, हमारे यहाँ आने वाले निवेश पर पड़ेगा। सही। घरेलू मोर्चे पर महंगाई, खासकर खाने पीने की चीजों की, वो सीधे आम आदमी को परेशान करती है और मांग को भी कमजोर कर सकती है। और जब महंगाई ज्यादा होती है तो रिजर्व बैंक को क्या करना पड़ता है? ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं, उससे कर्ज महंगा होता है और विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है। तो ये सब जोखिम आपस में जुड़े हुए हैं। और इसी बात पर आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के रुख पर। अगस्त 2025 की उनकी मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने विकास दर का अनुमान तो 6.5% पर ही रखा, उसमें बदलाव नहीं किया। लेकिन महंगाई का अनुमान 5.2% से बढ़ाकर सीधा 6.1% कर दिया। ये तो काफी बड़ा जंप है। फिर भी रेपो रेट, यानी वो दर जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं, उसे 5.5% पर स्थिर रखा। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है। महंगाई बढ़ रही है पर दर नहीं बढ़ाई। हाँ, ये आरबीआई के सामने जो मुश्किल संतुलन बनाने की चुनौती है उसे दिखाता है। महंगाई वाकई चिंता का विषय है, इसीलिए उन्होंने अपना अनुमान बढ़ाया। लेकिन रेपो रेट को स्थिर रखने का मतलब शायद ये है कि आरबीआई अभी देखो और इंतजार करो की नीति अपना रहा है। वो शायद देखना चाहता है कि पहले जो दरें बढ़ाई गई थीं, उनका पूरा असर अर्थव्यवस्था पर क्या होता है। साथ ही वो विकास की गति को भी एकदम से धीमा नहीं करना चाहता। तो ये एक तरह से महंगाई और विकास के बीच रस्सी पर चलने जैसा है। नाजुक संतुलन। बिल्कुल। और भविष्य की बात करें तो एक ईवाई की रिपोर्ट का जिक्र है। वो कहती है कि क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत 2038 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अनुमानित जीडीपी 20.7 ट्रिलियन। ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है। क्या ये मुमकिन है? एक जैसी चीजें खरीदने के लिए कितनी मुद्रा की जरूरत पड़ती है? इस लिहाज से देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पर है। 20.7 ट्रिलियन। और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना 2038 तक, ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, काफी महत्वाकांक्षी है। ये तभी संभव होगा जब भारत लगातार कई सालों तक ऊंची विकास दर बनाए रखे, 7-8% या उससे भी ज्यादा। इसके लिए भारत को अपनी जो विशाल युवा आबादी है उसका फायदा उठाना होगा, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा और लगातार आर्थिक सुधारों को जारी रखना होगा। तो ये एक संभावना जरूर है, पर इस राह में चुनौतियां भी बहुत हैं। ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब कुछ और खास आर्थिक गतिविधियों पर नजर डालते हैं जो इन स्रोतों में सामने आई हैं। एक अहम कदम सरकार ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए उठाया है। 15,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना। ये खनिज कौन से हैं और ये योजना क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी कदम है, खासकर आज के जियोपॉलिटिकल माहौल में। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने के लिए और दूसरी जो नई तकनीकें आ रही हैं उनके लिए कुछ खास खनिजों की जरूरत होती है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह। अच्छा। अभी इन खनिजों की सप्लाई चेन पर चीन जैसे कुछ ही देशों का दबदबा है। ये योजना भारत को इन जरूरी खनिजों के खनन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बनाने की एक कोशिश है, ताकि हमें दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। ये न सिर्फ हमारे औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये योजना 2025-26 से 2030-31 तक चलेगी, यानी ये एक लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है। ये तो दूर की सोच है। बैंकिंग में भी कुछ हलचल है। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण को हरी झंडी मिल गई है। सरकार और एलआईसी मिलकर अपनी कुल 60.7% हिस्सेदारी बेचेंगे। क्या ये बाकी सरकारी बैंकों के लिए भी एक संकेत माना जाए? ये प्रक्रिया काफी लंबे समय से अटकी हुई थी। इसका अब आगे बढ़ना बैंकिंग सुधारों की दिशा में एक कदम जरूर माना जाएगा।
सरकार पहले भी कह चुकी है कि वो बैंकिंग क्षेत्र से धीरे धीरे अपनी उपस्थिति कम करना चाहती है, सिवाय कुछ बड़े रणनीतिक बैंकों के। आईडीबीआई का निजीकरण अगर सफल रहता है तो ये भविष्य में दूसरे सरकारी बैंकों के निजीकरण का रास्ता खोल सकता है, या कम से कम उनमें सरकारी हिस्सेदारी कम करने की सोच को बल दे सकता है। लक्ष्य यही है कि बैंकों को ज्यादा कुशल और बाजार के अनुरूप बनाया जाए। और एक अच्छी खबर शायद घर खरीदारों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है, उसने HDFC कैपिटल एडवाइजर्स के फंड में $150 मिलियन यानी करीब 1100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और ये पैसा खासतौर पर किफायती और पर्यावरण अनुकूल घरों के लिए है। लक्ष्य भी है। दूसरी तरफ निर्माण क्षेत्र का पर्यावरण पर काफी असर पड़ता है, तो पर्यावरण का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। IFC का ये निवेश दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रीन और अफोर्डेबल हाउसिंग की संभावना देख रही हैं। इससे न केवल लोगों को घर मिलेगा, बल्कि निर्माण के टिकाऊ तरीकों को भी बढ़ावा मिलेगा। अच्छा है। अब तकनीक की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 40% बड़ी और मध्यम कंपनियां अब AI का इस्तेमाल कर रही हैं। ये तो काफी तेज अडॉप्शन लगता है ना? बिल्कुल, ये आंकड़ा काफी प्रभावशाली है। ये दिखाता है कि भारतीय उद्योग जगत नई तकनीक को अपनाने में पीछे नहीं है। AI का इस्तेमाल कार्यकुशलता बढ़ाने, लागत घटाने, ग्राहक अनुभव बेहतर करने और नए उत्पाद या सेवाएं बनाने में हो सकता है। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट में भी कहा गया है, इसके साथ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। AI को संभालने और विकसित करने के लिए कुशल लोग चाहिए, जिनकी अभी कमी महसूस होती है। हाँ, स्किल्ड मैन पावर की कमी। सही। और AI के नैतिक इस्तेमाल को लेकर भी कई सवाल हैं, जैसे नौकरियों पर इसका क्या असर होगा, कहीं इससे भेदभाव तो नहीं बढ़ेगा। तो क्षमता तो बहुत है, लेकिन इन चुनौतियों से निपटना होगा, तभी इसका पूरा फायदा हम उठा पाएंगे। और इन कुशल लोगों की बात करें तो IMF की एक रिपोर्ट का जिक्र है। वो कहती है कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे युवा कार्यबल है, 53 करोड़ लोग। ये तो अविश्वसनीय संख्या है। लेकिन साथ ही रिपोर्ट ये भी कहती है कि कौशल की कमी है और ज्यादातर लोग अनौपचारिक क्षेत्र में। ये तो एक तरह का विरोधाभास लगता है। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी। इतनी बड़ी युवा आबादी का मतलब है कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी काम करने वाले लोगों की संख्या आश्रितों से ज्यादा है। इसका फायदा तभी मिलेगा जब इन युवाओं के पास सही हुनर हो, स्किल्स हो और उन्हें अच्छी नौकरियां मिले। बिल्कुल। रिपोर्ट यही इशारा कर रही है कि अभी भी कौशल का एक बड़ा गैप है, जो इंडस्ट्री की जरूरत और शिक्षा प्रणाली के आउटपुट में मेल नहीं खाता। और दूसरी बड़ी चुनौती है कि हमारी वर्कफोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है, जहां न नौकरी की सुरक्षा होती है, न पेंशन, न स्वास्थ्य बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा। इस दोहरी चुनौती, स्किलिंग और फॉर्मलाइजेशन से निपटना, भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक है। हालांकि एक सकारात्मक आंकड़ा भी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार जून 2025 में बेरोजगारी दर पिछले 6 सालों के सबसे निचले स्तर 3.2% पर आ गई। ये तो अच्छी खबर माननी चाहिए। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये निश्चित रूप से अच्छी खबर है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा हो रहे हैं, लोग काम पर लौट रहे हैं, खासकर शायद महामारी के असर के बाद। लेकिन हमें यहाँ थोड़ा गहराई में जाकर देखना होगा, ये रोजगार किस तरह के हैं। क्या ये स्थायी रोजगार हैं? क्या इनमें अच्छी तनख्वाह और सामाजिक सुरक्षा मिल रही है? क्वालिटी ऑफ जॉब्स। एग्जैक्टली। सिर्फ बेरोजगारी दर का कम होना पूरी कहानी नहीं बताता। रोजगार की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम कौशल और अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियों की बात कर रहे हैं। तो आंकड़ा अच्छा है, पर इसके पीछे की हकीकत को समझना भी जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर SBI की एक पहल का जिक्र है, SBI कवच पर्सनल लोन योजना। ये कोविड के इलाज के खर्चों में मदद के लिए है, और खास बात यह है कि ये बिना किसी गारंटी के, मतलब कोलैटरल फ्री, 5 लाख तक का लोन देती है। हाँ, ये दिखाता है कि बैंक भी खास जरूरतों के हिसाब से अपने उत्पाद बना रहे हैं। कोविड के समय हमने देखा कि इलाज का खर्च कितना ज्यादा हो सकता था, और ये कई परिवारों के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया था। ऐसे में बिना गारंटी का और शायद कम ब्याज दर पर, रिपोर्ट में 8.5% ब्याज दर बताई गई है, लोन मिलना वाकई मददगार हो सकता है। और इसी तरह रक्षा पेंशन भोगियों के लिए भी
पेंशन लोन योजना को बेहतर बनाया गया है। ये लक्षित वित्तीय उत्पाद हैं जो खास वर्गों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। और आखिर में ऊर्जा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ दो अलग अलग दिशाओं की बातें दिख रही हैं। एक तरफ लक्ष्य है वित्त वर्ष 2025-26 तक 1 अरब टन कोयला उत्पादन का। दूसरी तरफ राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जिसके लिए सरकार ने करीब 19,744 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। ये दोनों लक्ष्य एक साथ कैसे चल सकते हैं, कोयला और हरित हाइड्रोजन? ये भारत की ऊर्जा संबंधी दुविधा और उसकी रणनीति दोनों को दिखाता है। देखिए, आज की जरूरतें पूरी करने के लिए और हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला अभी भी बहुत जरूरी है। हमारे पावर प्लांट्स ज्यादातर कोयले पर ही चलते हैं, इसलिए उसका घरेलू उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। ये तो वर्तमान की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही भारत भविष्य की ऊर्जा जरूरतों और जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चिंता को लेकर भी सजग है। इसीलिए हरित हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर भी बड़ा दांव लगाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और उसका इतना बड़ा बजट यही दिखाता है कि सरकार ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए गंभीर है। तो ये एक तरह से वर्तमान की ज़रूरतें पूरी करने और भविष्य की तैयारी करने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। दोनों साथ साथ चलेंगे कम से कम कुछ समय के लिए। तो इन सारी बातों को अगर हम समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत ही सक्रिय और परिवर्तनशील दौर से गुजर रही है। एक तरफ तो यूपीआई जैसी क्रांति है, जीएसटी में सुधार की कोशिशें हैं, मजबूत विकास दर के अनुमान हैं, ये सब उम्मीद जगाते हैं। हाँ, ये पहलू निश्चित रूप से सकारात्मक है। डिजिटल बदलाव तो वाकई जबरदस्त है। टैक्स सिस्टम को सरल और प्रभावी बनाने की कोशिश लगातार जारी है और विकास की संभावना वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत दिख रही है। लेकिन जैसा आपने कहा और जैसा स्रोतों ने भी बार बार इशारा किया है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ, वो पहलू है महंगाई की चिंता, जो कम नहीं हो रही। दुनिया भर में मंदी का डर, जिसका असर हम पर भी पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो विशाल युवा आबादी है, उसके लिए अच्छी क्वालिटी के रोजगार और सही हुनर की चुनौती है ना? बिल्कुल। तस्वीर काफी मिलीजुली है और इसमें कई तनाव साफ दिखते हैं। विकास चाहिए पर महंगाई भी काबू में रखनी है। तकनीक अपनानी है पर डेटा सुरक्षा और रोजगार पर उसके असर का भी ध्यान रखना है। आज की ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी है पर भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा की तरफ भी तेजी से बढ़ना है। सरकार की जो पहलें हैं, चाहे वो महत्वपूर्ण खनिजों की हों, सस्ते और ग्रीन घरों की, एआई को अपनाने की या फिर हरित हाइड्रोजन की, ये सब भविष्य की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण संकेतक हैं। लेकिन इन सब का असली असर जमीन पर क्या और कैसा होता है और विकास के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो कितने सटीक साबित होते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जिस पर शायद हमें आगे सोचने की जरूरत है। हमने ईवाई की उस रिपोर्ट की बात की जो 2038 तक भारत को पीपीपी के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखती है। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है, अगर भारत वाकई इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाता है, तो उसका मतलब सिर्फ पैसों में बढ़ोतरी या जीडीपी के आंकड़ों में इजाफा नहीं होगा। दुनिया में भारत की जगह कैसे बदलेगी? वैश्विक भू-राजनीति पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक रिश्तों पर, शक्ति के संतुलन पर इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा? ये शायद आज के आर्थिक आंकड़ों से भी बड़ा सवाल है, जिसका जवाब भविष्य की परतों में छुपा है और जिस पर हमें और शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचते रहना होगा।